प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी की न्यूक्लियर फिजिक्स और आज हम एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ये है न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर। प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कि ये जो हमारा न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर है ये होता क्या है, यानी कि इसका एम क्या है, और फिर हम देखेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पर ये काम करता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, मतलब इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स वगैरह कैसे हैं, उन सब के फंक्शनिंग कैसे, वो बात करेंगे। और फिर इसकी जो डायग्राम जो है वो भी बनाएंगे कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करते हुए, और थ्योरी क्या है, वर्किंग क्या है, ये तमाम चीज़ें आज के इस लेक्चर में आपको मिल जाना है। एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल अगर आप इस पूरे लेक्चर को देखेंगे तो तैयार हो जाएगा। बस आपसे यही है कि बिना स्किप किए अच्छी तरीके से नोट्स बनाते हुए चलें और अपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर। रिएक्टर क्या है? नाम से तो स्पष्ट हो रहा है कि ये न्यूक्लियर फिशन पर आधारित है, लेकिन यह है कि ये रिएक्टर होता क्या है। हमने आपको पहले भी बताया था, ये एक ऐसी असेंबली है, या यूँ कहिए कि एक ऐसा डिवाइस है जो न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सिंपल भाषा में हम यही बात कह सकते हैं कि इट इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट न्यूक्लियर एनर्जी into इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब प्यारे बच्चों, इसका प्रिंसिपल और देख लेते हैं कि ये किस सिद्धांत पर काम करती है। हार्ड तो ये हमने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा ये पिछला लेक्चर है वो ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें हमने न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस के बारे में बात की थी, जो कि दो तरह की होती है। एक अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होती है और एक कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होती है। तो जो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है ये उस पर आधारित है। प्यारे बच्चों, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, तो फिर आप यही कहेंगे कि इट इज़ बेस्ड ऑन कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। मैं लिख भी देता हूँ, इट इज़ बेस्ड ऑन कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आपने पीछे जो एक न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हमने आपको बताई थी कि जब 92 यूरेनियम 235 का फिशन होता है एक स्लो न्यूट्रॉन से, तो ऑन एन एवरेज 3 न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं, 2.5 न्यूट्रॉन के आसपास पैदा होते हैं। उनमें से सिर्फ एक न्यूट्रॉन को फर्दर फिशन के लिए अलाउड किया जाए, यानी कि इफ ओनली 1 न्यूट्रॉन इज यूज्ड आउट ऑफ 3 फॉर फिशन, तब क्या होता है, द एनर्जी evolved remain constant at every stage and can be easily controlled। आसानी से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। एक और मैं बात यहाँ ऐड कर देना चाहता हूँ, इसमें जो न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर होता है, जो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता है, उसको हम के से डिनोट करते हैं, और वो यहाँ कितना होता है, 1 होता है। यानी कि जितने न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन यूज भी हो जाते हैं, कुछ एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और कुछ फिशन में यूज कर लिए जाते हैं। यानी कि न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर क्या है, वो 1 होता है। इसको थोड़ा सा और इफेक्टिव और दूसरों से अलग बनाने के लिए वो लाइन भी यहाँ लिख दीजिए, इन इट द न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर फैक्टर रिमेन 1। और आपको ये भी पता है कि इस तरह की जो असेंबली होती है, या जो साइज ऑफ असेंबली ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल्स वगैरह को जो अरेंजमेंट होता है, उस साइज को, उस तरीके को, उस अरेंजमेंट को हम क्रिटिकल
असेंबली कहते हैं या क्रिटिकल साइज कहते हैं, क्रिटिकल मास कहते हैं, कुछ भी, जहाँ बाकी न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और सिर्फ एक न्यूट्रॉन प्रत्येक स्टेज पर जो है फर्दर फिशन के लिए अलाउ होता है। इस तरह की साइज को क्या कहते हैं? क्रिटिकल साइज कहते हैं। सच असेंबली जिसमें इस तरह का जो न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर 1 रह जाए या सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन फर्दर फिशन के लिए अलाउड हो, तो उस असेंबली को हम कहते हैं क्रिटिकल असेंबली या क्रिटिकल साइज। सच साइज ऑफ असेंबली, असेंबली में सब कुछ आ जाता है, जो भी हम न्यूक्लियर फ्यूल्स, मॉडरेटर, रिफ्लेक्टर, अभी आके चल के जब डायग्राम बनाएंगे तब बताएंगे आपको, इज कॉल्ड क्रिटिकल साइज। ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं बताता जा रहा हूँ, समझाता जा रहा हूँ, लिखते भी जाएंगे हम लोग। अच्छा, क्रिटिकल साइज को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है? जो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो होता है वो कम रखा जाता है, मतलब जो फ्यूल वगैरह है वो थोड़ा कम रखा जाता है ताकि एकदम ज़्यादा न्यूट्रॉन्स फ्री ना हो जाए और न्यूट्रॉन वो जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो कंट्रोल ही ना रहे। यानी कि ये भी लिख दीजिए, टू मेंटेन द क्रिटिकल असेंबली क्या किया जाता है? द सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो जो न्यूक्लियर फ्यूल का है उसका सरफेस टू वॉल्यूम जो रेशियो होता है, रेशियो ऑलवेज कीप्ड स्मॉल, उसे कम रखा जाता है प्यारे बच्चों। और दूसरी जो पॉइंट है उसमें ये क्या है कि उसमें रिफ्लेक्टर्स भी यूज होंगे, जो हम कंस्ट्रक्शन डायग्राम बनाएंगे तब आप बताएंगे। रिफ्लेक्टर्स इसलिए रखे जाते हैं कि जो न्यूट्रॉन आए वो लीकेज आउट ना हो, नहीं तो फिर रुक ही जाएगा, डंप हो जाएगी, हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन आगे प्रोसीड ही नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं द रिफ्लेक्टर्स आर यूज्ड टू मिनिमाइज द लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाता है कि खाली, कई बार कम नंबर में ये भी पूछ लेते हैं कि राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, तो ये बातें लिखिए, सिंपल सी बातें, दो ही तो बातें हुई हैं यहाँ पे कि इट इज बेस्ड ऑन कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, वो लिख दी। और वो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को मेंटेन रखने के लिए जो असेंबली यूज की जाती है उसे हम क्रिटिकल असेंबली या क्रिटिकल साइज कहते हैं, और उसे मेंटेन करने के लिए इन बातों का ध्यान रखा जाता है। जब ये प्रिंसिपल में लिख दोगे तो आप पूरे मार्क्स लिखेंगे। अब धीरे धीरे देखिए मैं इनको रब कर रहा हूं क्योंकि अब हम यहाँ पर आपको समझाते जाएंगे और साथ में एक डायग्राम बनाएंगे। नीट एंड क्लीन जब डायग्राम बनाओगे न्यूक्लियर रिएक्टर का और प्रत्येक कंपोनेंट का यूज और कौन कौन सी चीज़ उस कंपोनेंट के रूप में वहाँ यूज करते हैं वो भी आपको यहाँ लिखनी है। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे चल के इसकी कंस्ट्रक्शन को बहुत ही आसानी से साथ साथ डायग्राम बनाते जाएंगे। आप भी बनाते जाना अपने पेन और कॉपी से, क्योंकि जैसे ही ये लेक्चर कंप्लीट होगा आपका ये आर्टिकल तैयार हो चुका होगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। कंस्ट्रक्शन। अब प्यारे बच्चों एक डायग्राम हम बनाएंगे और इसको आगे समझाते हुए चलेंगे कि इसमें होता क्या है। आप इस तरह से लिखेंगे, इट कंसिस्ट्स ऑफ, क्या क्या चीजें हैं। देखिए सबसे पहले हम एक बात करते हैं यहां पर न्यूक्लियर फ्यूल। चलिए न्यूक्लियर रिएक्टर का डायग्राम भी बना लेते हैं जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है, और वो ये है। देखिए मैं इसको इस तरह से लिखते हैं, ये जो सेंट्रल कोर होती है ना वो बना देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए ये हमारी जो हम बनाने जा रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, उसकी सेंट्रल कोर है जहाँ सब कुछ होगा। और इसके अंदर ये देखिए ये रख दी है सिलेंडर के रूप में, यूरेनियम को लिया जाता है। न्यूक्लियर फ्यूल आपके सामने है। ये सिलेंडर के अंदर जो है 92 यूरेनियम 235 को डाल लिया गया है, रखा जाएगा। ये है फ्यूल रोड्स इन द फॉर्म ऑफ द सिलेंडर्स। इनको मैं बता भी देता हूँ कि ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये हैं न्यूक्लियर फ्यूल। इसे यूरेनियम की रोड्स हैं इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, जिसमें ज़्यादातर हिस्सा
92 यूरेनियम 235 आइसोटोप का है, जो कि फिजनेबल मटेरियल होता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर लिख दिए, यानी कि लिख भी दें यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूल इन इट यूरेनियम, जो ये देख रहे हैं यूरेनियम इन विच, जिसमें ज़्यादातर हिस्सा 92 यूरेनियम 238 तो फिजनेबल है ही नहीं, 92 यूरेनियम 235 विच इनरिच्ड with 92 uranium 235 isotopes which is फिजनेबल मटेरियल है, जिसका फिशन होगा जब हम आगे चल के आपको बताएंगे। और वो ये है, ये एंड दीज आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ द सिलेंडर्स एंड विच आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। रिफ्लेक्टर्स, प्यारे बच्चों देखिए, इसमें न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं, लेकिन अगर न्यूट्रॉन्स इसमें ऐसा मटेरियल होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे सारे के सारे न्यूट्रॉन, तो रिएक्शन आगे चलेगी नहीं। इसलिए क्या होता है कि इनकी बाउंड्रीज के ऊपर यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक मटेरियल लगा दिया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ, ये रिफ्लेक्टर्स हैं। अंदर की तरफ से जो मटेरियल यूज किया गया है ये रिफ्लेक्टर्स हैं। ये रिफ्लेक्टर्स क्या होंगे कि जैसे ही न्यूट्रॉन यहाँ पैदा होकर इनसे टकराएंगे तो वो स्केटर हो जाएंगे, मतलब एब्जॉर्ब नहीं होंगे। इसलिए जो भाई न्यूट्रॉन इधर से एस्केप ही ना हो, यहाँ से बाहर ना जा पाएँ, इसलिए ये रिफ्लेक्टर्स यूज किए जाते हैं इन वॉल्स पर, जो इंटरनल जो कोर है न्यूक्लियर रिएक्टर की वहाँ पर, यानी कि टू मिनिमाइज द लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन्स the reflectors are used जो रिफ्लेक्टर होते हैं उनकी जो स्केटरिंग प्रोबेबिलिटी है ना वो मैक्सिमम होनी चाहिए, आए और टकराए के वापस चला जाए, स्केटरिंग प्रोबेबिलिटी। और एब्जॉर्प्शन जो प्रॉपर्टी है ना वो कम होनी चाहिए, एब्जॉर्ब ना कर ले कि लिया और उसको खुद ही एब्जॉर्ब कर लिया तो फिर वो न्यूट्रॉन ही खत्म हो जाएंगे। यानी कि फॉर इट द स्केटरिंग प्रॉपर्टीज, ऐसे मटेरियल का यूज किया जाता है जिनमें स्केटरिंग प्रॉपर्टीज जो है मैक्सिमम, स्केटरिंग प्रॉपर्टी इज हाई, ये हाई हो, एंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज लो या मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है भैया, इसके लिए कौन से मटेरियल का यूज किया जाता है वो मैं लिख देता हूँ। फॉर इट आमतौर पर जो यूज किया जाता है वो निकल या फिर थोरियम, और कई केसेज में तो 92 यूरेनियम 238 जो है ना वो भी हमारा रिफ्लेक्टर का काम भी कर देता है, एक्सेट्रा। ये चीज़ें आप यहाँ लिख देंगे। तो ये रिफ्लेक्टर की बात हमने यहाँ कर ली। तो ये रिफ्लेक्टर्स हैं जो मैंने यहाँ लगाए ना, ये चीज़, ये साथ साथ में आप डायग्राम में दिखाते रहें। ये जो मटेरियल है यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर्स हैं। रिफ्लेक्टर्स का मतलब भी आपको समझ में आ गया कि यहाँ जो भी न्यूट्रॉन स्ट्राइक करेंगे ये उनको रिफ्लेक्ट कर देगा, स्कैटर कर देगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। मॉडरेटर, अब प्यारे बच्चों देखिए, हमने आपको एक न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन बताई थी जिसमें हमने बताया था कि उसमें 3 न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं, एक 92 यूरेनियम 235 का जब फिशन होता है तो अब वो तीनों न्यूट्रॉन जो होते हैं ना वो फास्ट न्यूट्रॉन, मतलब हाई एनर्जी के न्यूट्रॉन्स होते हैं जो फिशन नहीं करवा सकते। इसका मतलब हमें उन्हें स्लो डाउन करना पड़ेगा, उनकी एनर्जी को कम करना पड़ेगा, तो ही वो आगे फिशन कर पाएंगे। और जो उसको स्लो डाउन करते हैं ऐसे मटेरियल्स को हम मॉडरेटर कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि वाटर है, हैवी वाटर है, ग्रेफाइट है, बेरिलियम वगैरह है, ये मॉडरेटर का काम करते हैं। तो अब यहाँ पर इनके बीच में, यहाँ जैसे यहाँ न्यूट्रॉन पैदा हो तो यहाँ पर ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें क्या रखना होगा, मॉडरेटर यूज करना होगा। यानी कि यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ हमें मॉडरेटर लगाना पड़ेगा। फिर सुन लीजिए प्यारे बच्चों, इन फिशन ऑफ 92 यूरेनियम 235 by a slow neutron
3 neutrons produced, but these neutrons are fast neutrons, but we need the slow neutron for the fission of 92 uranium 235. So in order to slow down the fast neutrons, we need moderator. So the water, जनरली वाटर भी यूज किया जाता है, हैवी वाटर जो है वो, या फिर आप यहाँ देखेंगे कि ग्रेफाइट जो है उसको भी, ग्रेफाइट एक्सेट्रा, दीज कैन बी यूज्ड एज एन मॉडरेटर। तो यहाँ तक मॉडरेटर की भी बात हो गई है। आप एक स्क्रीनशॉट जरूर साथ साथ लेते रहें और वीडियो को रोक करके समझ करके अपने नोट्स भी बनाते चलिए। चलिए ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। एक बार वो रिएक्शन भी लिख लेते हैं पहले, तो बार बार इसके यूज हो रही है। आप जानते हैं कि जब एक 92 यूरेनियम 235 एक स्लो न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट होती है तो पैदा होते हैं 56 बेरियम 141 प्लस 36 क्रिप्टोन 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन और लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। प्यारे बच्चों, अब हम एक और चीज देखते हैं कि कंट्रोल्ड रोड्स, इस बात को ऐसे समझिए कि इन फिशन ऑफ 92 यूरेनियम 235 बाय स्लो न्यूट्रॉन वी गेट 3 न्यूट्रॉन, बट इन कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, या यूं कहिए कि उस चेन रिएक्शन को कंट्रोल्ड मैनर में आगे प्रोसीड करने के लिए हमें सिर्फ एक न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है। पैदा कितने हो रहे हैं? 3 न्यूट्रॉन्स पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के 2 न्यूट्रॉन्स को तो हमें एब्जॉर्ब करवाना होगा, हमें यहाँ से हटाना होगा, और उसके लिए हमें कंट्रोल रोड्स की ज़रूरत होती है। कंट्रोल रोड में वो मटेरियल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिनकी एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा हों और जो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में कन्वर्ट ना हो जाएं, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होने वाली है। इसलिए ऐसे ही मटेरियल का यहाँ यूज किया जाता है। इसमें जैसे बोरोन है, कैडमियम है, ये कंट्रोल रोड के रूप में यूज किए जाते हैं। मैं यहाँ बता देता हूँ, ये हैं हमारी कंट्रोल रोड्स। आप भी जो है ये कंट्रोल रोड्स हैं प्यारे बच्चों, आप बना लीजिए, देख लीजिए साथ साथ। जो है ये एक तरह की इस रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम करेंगी। ये देखिए ये कंट्रोल रोड्स हैं। जैसे एक्सेलरेटर होता है ना गाड़ी के अंदर कि उससे आप उसकी स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं, वही काम ये हमारी कंट्रोल रोड्स करेंगी। आप देख रहे हैं कि जैसे ही इन कंट्रोल रोड को हम बाहर की तरफ खींच लेंगे तो ज़्यादा न्यूट्रॉन आगे न्यूक्लियर रिएक्शंस करवा पाएंगे, और इनको आप नीचे की तरफ कर दोगे तो वो जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाएगी। वैसे तो हमने इस तरह से असेंबली यहाँ न्यूक्लियर फ्यूल्स वगैरह को अरेंज किया हुआ है ताकि सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन इन 3 में से आगे यूज हो। तो अगर हमें इस रिएक्शन को रोकना है ना तो इसको और आगे की तरफ पुश कर देंगे, जिससे कि वो एक न्यूट्रॉन जो आगे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन करवा रहा है वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जो है रुक जाएगी। और इस तरह से ये हमारी कंट्रोल रोड्स हैं प्यारे बच्चों। मैं लिख देता हूँ कंट्रोल रोड्स, साथ साथ लिख रहे हैं। हमारा डायग्राम भी आगे धीरे धीरे बनता जा रहा है। यानी कि फिर सुन लीजिए कंट्रोल रोड क्या होती हैं। इन फिशन ऑफ 92 यूरेनियम 235 बाय ए स्लो न्यूट्रॉन वी गेट 3 न्यूट्रॉन्स, बट वी नीड ओनली 1 न्यूट्रॉन फॉर द एवरी स्टेज टू मेंटेन द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इन ए कंट्रोल्ड मैनर, एंड सो वी हैव टू एब्जॉर्ब वी हैव टू टेकन आउट द 2 neutrons out of these 3, and for that we use the control rods. The boron या फिर कैडमियम is used as a control rods, क्योंकि इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी इनमें ज़्यादा होती है, और ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में भी कन्वर्ट नहीं करते न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद। तो कूलेंट ये भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है प्यारे बच्चों इसमें, वो मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। पहले ये देखिए यहाँ पर हम कूलेंट भी यूज करेंगे। देखिए क्या होता है
कि 92 यूरेन 235 का जब फिशन होता है स्लो न्यूट्रॉन के द्वारा, तो ये चीज़ें तो पैदा होती हैं, साथ में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पैदा हो रही है, और वो हीट इस सेंट्रल कोर में ही है, और वो इतनी ज़्यादा एनर्जी होगी कि अगर उसे हम बाहर ना निकालेंगे तो फिर यहाँ पर काफ़ी हाई टेम्परेचर हो जाएगा और सब कुछ ही खराब कर देगा। इसलिए क्या होता है कि इसमें से हम ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो वाटर है ना या हैवी वाटर है वो कूलेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, इसकी हीट को बाहर निकालने का काम करेगा वो। और ये हमारा एक हिस्सा है जिसमें सिंपल वाटर होता है, और ये जैसे ही इसमें एंटर करेगा तो यहाँ से ये इस तरह से, ये देखिए, ये जिस तरह से फ्रिज के पीछे जाली होती है ना जो अंदर की हीट को बाहर लेके जाती है, ये वो है। और यहाँ पर ये इसकी फिर कंडेंसेशन हो जाती है, सिंपल कोल्ड वाटर जो है यहाँ पर डाला जाता है, कोल्ड वाटर, और ये क्या काम करता है, इसको कंडेंस कर देता है, और ये फिर वापस ये लिक्विड फॉर्म में ये इसके अंदर चली जाती है। ये देखिए, तो प्यारे बच्चों इस तरह से ये चीज़ हो गई। यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है, इस पंप के द्वारा बहुत हाई टेम्परेचर पर यहाँ पर हीट आ रही है, और ये हीट फिर वापस, अब यहाँ क्या किया जा रहा है, यहाँ पर सिंपल वाटर भरा जा रहा है, यहाँ पर बाहर, इसको हम हीट एक्सचेंजर कहेंगे। ये क्या करेगा, ये इसके अंदर की हीट को, ये जो ना बिल्कुल गर्म है लेकिन ये पानी में, तो ये पानी बॉइल कर देगा, और जैसे ये पानी बॉइल करेगा तो यहाँ से ये स्टीम है जिसका टेम्परेचर बहुत ही हाई है, और ये ही स्टीम फिर स्टीम इंजन चलाती है। जिस तरह से होते हैं ये स्टीम इंजन चलेंगे, टरबाइंस चलेंगे, और ये ही स्टीम कंडेंस होकर के फिर वापस इस हिस्से में फिर से ये चली जाती है वाटर। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये यहाँ स्टीम इंजन, इनको हम टरबाइंस कह सकते हैं, टरबाइंस हैं, और ये टरबाइंस चलेंगे। इसके साथ यहाँ पर फिर हमारे जनरेटर्स हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं, वो चलेंगे। ये देखिए, ये है इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जिनसे बिजली पैदा होती है। ये सारी कहानी आप यहाँ देख रहे हैं। मैं पॉइंट यही लिख रहा था, कूलेंट। हम बात यही कर रहे हैं कि इन न्यूक्लियर फिशन chain reaction very large amount of heat is produced, and in order to take out that heat the coolant are used. These coolant takes the heat from the central core of the nuclear reactor, and it is exchanged by this heat exchanger, and this heat convert this water, simple water, into steam, and this steam runs these turbines and which operate the जनरेटर्स एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। एंड ये आपके सामने ये चीज़ आ गई है। तो इसमें और क्या है, कूलेंट के रूप में हम क्या किस किस को यूज़ करते हैं, कूलेंट में हम हैवी वाटर को यूज़ करते हैं। हैवी वाटर जो है कूलेंट का भी काम करता है, इसमें से हीट को बाहर निकालने का भी काम करता है। साथ में आप लिक्विड फॉर्म में जो हमारे मेटल्स होते हैं, सोडियम है या दूसरे मेटल्स होते हैं, उनकी जो लिक्विड फॉर्म में, उनको भी हम एज ए कूलेंट यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो हाई होना चाहिए, ताकि वो गैस में कन्वर्ट ना हो जाए, लिक्विड फॉर्म में रहें, और इस तरह से आप उसको यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एक और पॉइंट आपको यहाँ नज़र आएगा कि ये जो पूरा का पूरा जो सेंट्रल कोर है, इसमें जो रिएक्शंस होती है ना उसमें बहुत हाई एनर्जी के न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पैदा होते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं ना पूरी सेंट्रल कोर को बहुत ही एक ऐसी चारों तरफ से हम उसको एक कंक्रीट की वॉल्स एक बना दी जाएगी जिसमें लेड मिक्स कर दिया जाएगा। लेड हम क्यों मिक्स करते हैं, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को या जो रेडिएशंस होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए एक ये कंक्रीट की वॉल है, 2-3 मीटर काफ़ी विड्थ होती है, इन विच दी अलोंग विद द कंक्रीट दी लेड इज मिक्सड हियर। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट में यही लिख रहा हूँ यहाँ पर, shielding. In central core, very large amount of heat is produced, high beam
high energy beam neutrons are produced, radioactive isotopes are produced, and so in order to avoid any nuclear hazards, क्योंकि वो रेडिएशंस काफ़ी हानिकारक होती हैं, we use a thick concrete walls. क्या यूज करते हैं? Walls with lead mixed. We mix here the lead to avoid the leakage of the radioactive isotopes because the lead absorb the radioactive radiations. तो प्यारे बच्चों देखिए, इस तरह से आपके सामने तैयार हो गया है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर का एक डायग्राम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रा दी सिस्टेमेटिक डायग्राम ऑफ द न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर, तो ये बताएंगे, और इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं क्या क्या हैं, वो कैसे काम करते हैं, कौन कौन सी चीज़ उसके रूप में हम यूज़ करते हैं, वो चीज़ लिख देंगे। पहले हम थ्योरी देख लेते हैं और उसके बाद फिर इसकी पूरी वर्किंग हम यहाँ लिखने वाले हैं। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा यहाँ तैयार होना ही चाहिए। अब प्यारे बच्चों, थ्योरी अगर आपसे पूछते हैं भाई न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर की थ्योरी पूछे, तो क्योंकि इसमें ये जो रिएक्शन है ना, यही आपको एक डायग्राम के द्वारा भी समझाते थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पर ये स्लो न्यूट्रॉन है, हमने ये एक स्लो न्यूट्रॉन यहाँ बना दिया, ये हमारा न्यूट्रॉन है और ये है 92 यूरेनियम 235, ठीक है। ये न्यूट्रॉन जैसे ही इस पर स्ट्राइक करता है तो यहाँ पर पैदा होता है, आप जानते हैं, एक बेरियम पैदा हो रहा है और एक क्रिप्टॉन पैदा हो रहा है। ये देखिए, ये क्रिप्टॉन पैदा हो गया और साथ में पैदा हुए हैं 3 न्यूट्रॉन, ये 3 न्यूट्रॉन पैदा हो गए और पैदा हुई है लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर, क्योंकि ये जो न्यूट्रॉन 3 पैदा हुए हैं ये बहुत ही फास्ट न्यूट्रॉन है, हाई एनर्जी न्यूट्रॉन है, लेकिन फिशन के लिए हमें स्लो न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पर मटेरियल लगाएंगे, जो मैं अब यहाँ लगा रहा हूँ, और ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं ये मॉडरेटर है। ये क्या है? मॉडरेटर है। तो ये क्या करेगा कि इस न्यूट्रॉन को, तो ये हमारा यहाँ पर हमने कैडमियम लगा दिया जो एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि ये और ये जो है इसको भी कैडमियम बोरोन वगैरह वो यूज कर लेते हैं। अब ये एक न्यूट्रॉन है, इसे फर्दर अलाउ किया जाता है। ये हमारा जो आप देख रहे हैं ना, ये मॉडरेटर है। मॉडरेटर क्या है? इनकी स्पीड को स्लो डाउन करता है और उसके बाद ये कैडमियम रोड जो है इन 2 न्यूट्रॉन्स को तो एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ये एक न्यूट्रॉन फिर से 92 यूरेनियम 235 पर जा स्ट्राइक करता है और फिर से वही एक बेरियम पैदा होता है, फिर एक क्रिप्टॉन पैदा होता है और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं और इस तरीके से, और लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पैदा हुई। यहाँ पर फिर हम मॉडरेटर लगाएंगे, क्योंकि ये मॉडरेटर जो है ये हमारे इन फास्ट न्यूट्रॉन्स की एनर्जी को कम करते हैं, स्लो डाउन करते हैं। थर्मल न्यूट्रॉन्स जिनको कहते हैं, ये फिर से हमारा कैडमियम इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और ये भी कैडमियम जो है इसको भी ये हमारा कैडमियम जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये कैडमियम हो गया और ये जो एक न्यूट्रॉन है ना, सिर्फ इस एक न्यूट्रॉन को फर्दर अलाउ कर देंगे और वहाँ पर हमें फिर से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती चली जाएगी। और जब भी हमें इस रिएक्शन को रोकना हो तो कंट्रोल रोड्स की सहायता से हम इस थर्ड न्यूट्रॉन को, ये जो थर्ड न्यूट्रॉन हमारा है, इसको भी हम एब्जॉर्ब करवा लेंगे और हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो रुक जाएगी। तो इस तरह से अगर थ्योरी पूछते हैं तो ये रिएक्शन लिख करके इस डायग्राम के द्वारा आप उसे समझा दे, बना दे, ताकि बहुत अच्छी स्कोरिंग आपकी होगी। क्योंकि जब बढ़िया लिखेंगे, दूसरों से हट के लिखेंगे, तभी तो हमें दूसरों से हट के हमारे नंबर आएंगे। मेहनत कर रहे हैं आप लोग। प्यारे बच्चों, ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो अब मेरी एक आपसे एक तरह से रिक्वेस्ट ही है कि जो और बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिले तो इसे शेयर करें, और जो नए जुड़े हैं वो अपने इन दोनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपनी कमेंट्स भी समय समय पर हमें बताते रहें, देते रहें, जिससे कि बाकी के लेक्चर्स, क्योंकि पूरी फिजिक्स आपकी यहाँ हम तैयार करने वाले हैं सभी क्लासेस की, और साथ साथ में आपके एग्जाम प्रिपरेशन और मोटिवेशन से संबंधित लेक्चर्स भी इन दोनों ही चैनल्स पर आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसकी वर्किंग को समझाते हैं। अब प्यारे बच्चों देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं वर्किंग।
कि ये काम कैसे करता है। मैं सिंपल वे में आपको एक बार इसको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये हमारा 92 यूरेनियम 235 या यूँ कहिए कि यूरेनियम की रोड्स हैं। एक स्लो न्यूट्रॉन यहाँ इंजेक्ट किया जाता है और उस स्लो न्यूट्रॉन से फिशन होता है 92 यूरेनियम 235 का और न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। 3 न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हीट पैदा हुई। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन जो हैं, इनमें से ये हमारा ये फास्ट न्यूट्रॉन है और ये फास्ट न्यूट्रॉन इन मॉडरेटर के जो यहाँ है उसमें से पास होते हैं, तो स्लो डाउन हो जाते हैं। उसके बाद जो 3 में से 2 न्यूट्रॉन्स को ये हमारी कंट्रोल रोड्स जो है ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जो कैडमियम वगैरह की बनी हुई हैं, और सिर्फ एक न्यूट्रॉन को फर्दर अलाउ किया जाता है फर्दर फ्यूजन के लिए। और इस तरह से हर स्टेज पर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पैदा होती रहती है। तो जो हीट पैदा होती है वो हीट इस कूलेंट के द्वारा, ये हमारा कूलेंट है, कूलेंट के द्वारा इस वाटर को ट्रांसफर कर दी जाती है। ये वाटर सुपर हीटेड हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है एंड सुपर हीटेड स्टीम पैदा होती है, बहुत ज़्यादा हाईली हीटेड स्टीम पैदा होती है। और ये स्टीम फिर उसके बाद हमारे इन टर्बाइंस को चलाती है और टर्बाइन से फिर हमारे इलेक्ट्रिक जो जनरेटर्स हैं वो चलते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है इन जनरेटर्स में। तो प्यारे बच्चों, ये वर्किंग है। चलिए मैं बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखता जाता हूँ, आप भी इसको लिखते जाइए। कैसे लिखेंगे? ए स्लो न्यूट्रॉन स्टार्ट the nuclear fission reaction of 92 uranium 235. On an average 2.5 neutrons are produced. These fast neutrons, ये कैसे न्यूट्रॉन्स हैं? फास्ट न्यूट्रॉन्स गेट स्लो डाउन, ये स्लो डाउन ऑन पासिंग थ्रू मॉडरेटर इनसे पास से स्लो डाउन हो जाएंगे। आउट ऑफ 3 neutrons 2 are absorbed by control rods। ये जो हमारी कंट्रोल रोड है, कंट्रोल रोड्स। ओनली 1 neutron is used for परफिशन, एक ही न्यूट्रॉन। सो ए कांस्टेंट अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, जो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ हीट कह दीजिए या कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, आप देख रहे हैं अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पैदा होती है एट एवरी स्टेज। दिस हीट इज ट्रांसफर्ड टू दिस वाटर बाय द कूलेंट, ये कूलेंट है। दिस हीट इज ट्रांसफर्ड to water by coolant. Heat exchanger convert this heat या convert this water into steam. This heat exchanger convert the water to steam, ये स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। इट रन्स, ये जो स्टीम है ये क्या करती है? इट रन्स दी टर्बाइंस एंड जनरेटर्स ऑपरेट
एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस तरह से लिख देंगे, मतलब जो कुछ हो रहा है ना स्टेप बाय स्टेप, बस उसको लिख दीजिए, ये इसकी वर्किंग हो गई है। तो ये इस तरह से हमने आज आपको बहुत ही सिंपल भाषा में कहिए, सिंपल वे में कहिए, ताकि आपके समझ में भी आ जाए। और साथ में हमारा ये सारा तैयार हो गया कि व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर, व्हाट इज एम, व्हाट इज प्रिंसिपल, व्हाट इज थ्योरी एंड कंस्ट्रक्शंस डायग्राम्स ऑफ द न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर। पूरी डिटेल में आपने समझ लिया। प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको? क्या आपका आर्टिकल तैयार हो गया? अगर आर्टिकल तैयार हो गया तो आपने कमेंट्स में ये ज़रूर लिखे, यस सर मेरा आर्टिकल तैयार हुआ। और आप अपना नाम और स्थान भी ज़रूर डालें, ताकि मुझे पता चले हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। और प्यारे बच्चों, नए हैं, पहली बार ये अगर आपने वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको कंप्लीट फिजिक्स जो है वो मिलने वाली है। और साथ में अपने दूसरे जो साथी हैं उसे भी शेयर कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए। क्योंकि तो प्यारे बच्चों, जिन भी स्टूडेंट्स ने कुछ भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है, अपना लेक्चर तैयार किया है, अपने इसको देख करके नोट्स बनाए, हालांकि जिन्होंने नोट्स नहीं बना पाए उनके लिए लिंक भी मिल जाएगा, जहां से डिस्क्रिप्शन से, जहां से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, हर तरीके से हम आपकी हेल्प कर रहे हैं ताकि आप बहुत बढ़िया लिख के आएँ, बहुत अच्छी तरीके से, चाहे कॉम्पिटिशन है, चाहे आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, आप बहुत अच्छा लिखें। अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए ऐसे ही आगे पढ़ते रहें, जुड़े रहें अपने इन दोनों चैनल से। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।